उसने बताया कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गया। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी, फिर भी स्टेशन पर काफी रौनक थी। मेरी उकाबी निगाहें वहीं पुलिस के उन 2 सिपाहियों को देख रही थीं जो टी स्टॉल पर खड़े सिगरेट पी रहे थे। वो आपस में बातें करने में मसरूफ थे। मैं स्टॉल के पीछे होकर आगे निकल गया। इंजन के करीब 3 डिब्बे छोड़कर एक डिब्बे में घुस गया। मुसाफिरों ने मुझे बड़ी इज्जत से जगह दे दी और मुझे धन्यवाद कहते हुए बड़ी शान से बराजमान हो गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के मुताबिक ट्रेन चलने में अभी 20 मिनट बाकी थे। ये 20 मिनट कयामत के 20 मिनट साबित हो रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। पैसेंजर ट्रेन थी, फरीदाबाद रुकी, वहां से चली तो बीच के चंद स्टेशन उसने छोड़ दिए और बुलंद शहर पर आकर ठहर गई। मुसाफिरों ने मुझे बताया कि ये ट्रेन ग्वालियर से आगे एक्सप्रेस बन जाती है। मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके शुमाली हिंद के इलाके से निकलकर जनूबी हिंद के दूरफ्तादा सूबों में पहुंच जाना चाहता था। दौरान सफर कोई खास बात नहीं हुई थी। अगले रोज सुबह 9 बजे नागपुर का जंक्शन आ गया। उस स्टेशन पर पुलिस की नफरी ज्यादा ही थी। शायद वहां कोई वाकया या हादसा हो गया था। सिपाही एक एक डिब्बे में झांक कर देख रहे थे। मैं आंख बचाकर इंजन की तरफ चला आया। जहां इंजन बदला जाना था और ट्रेन को काफी देर रुकना था। मैंने टी स्टॉल से चाय पी और वापस आकर अपनी निशिस्त पर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से ट्रेन नागपुर से चली। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पहले निजामाबाद आया, फिर हैदराबाद और फिर करनौल। दिल्ली से मद्रास तक का सफर बड़ा तवील और थका देने वाला था। मद्रास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। 11 बज रहे थे जब तमिलनाडु एक्सप्रेस मद्रास के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। जहां से मुझे मदुरा की गाड़ी पकड़नी थी क्योंकि रामेश्वरम को मदुरा से होकर जाना पड़ता था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी ट्रेन से बाहर निकल आया। डिब्बे में ही एक मद्रासी ने मुझे बताया था कि मदुरा या मजुरा जाने वाली गाड़ी मुझे सुबह 7 बजे मिलेगी। ये वक्त जाहिर है मुझे रेलवे स्टेशन पर ही गुजारना था और वेटिंग रूम से बेहतर कोई दूसरी जगह निस्बतन महफूज नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैं प्लेटफॉर्म पर उतरते ही सेकंड क्लास वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। कुछ मुसाफिर बेद की आराम कुर्सियों और दीवान पर गहरी नींद सो रहे थे। गुस्ल खाने में जाकर ताज़ादम हुआ और वेटिंग रूम के कोने में रखी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसे मैंने नागपुर स्टेशन पर देखा था। सिपाही ने भी 1-2 बार मेरा जायजा लिया और मुझे उसकी निगाहों में अपने लिए शक सा महसूस हुआ। मैं होशियार हो गया मगर बेनियाजी से बैठा रहा। सिपाही मेरे करीब आकर उर्दू ही में बोला, तुम किधर जा रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, रामेश्वरम की यात्रा को जा रहा हूँ। उसने आराम से कहा, मेरे साथ 1 मिनट के लिए बाहर आओ। मैंने कहा, बाहर ले जाकर क्या करोगे महाराज? जो बात है यही बता दो, हम तो जोगी ब्रह्मचारी हैं। सिपाही मद्रास का नहीं उत्तर प्रदेश का था और शायद नागपुर से ही मेरा पीछा कर रहा था। बोला, बाहर तुमसे एक बात करनी है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो आगे आगे जाएगा मगर वो दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया जैसे मुझे रास्ता दे रहा हूँ। मैं तेज तेज कदम उठाता दरवाजे तक गया और बाहर झांक कर देखा। 6-7 पुलिस कांस्टेबल निस्फ दायरे में खड़े थे। गोया मुझे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने एकदम से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली और छलांग लगाकर अंदर वाले सिपाही के ऊपर गिरा। वो मेरे बोझ के नीचे आ रहा था। कुछ मुसाफिर शोर सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैंने सिपाही की गर्दन पर पूरी ताकत से अपना सीधा हाथ मारा। वो पीछे को लुढ़क गया। मैंने गुस्ल खाने की तरफ दौड़ लगा दी जिसकी वाहिद खिड़की सफेद धुंधले शीशे से बंद कर दी गई थी। मैंने कोहनी मारकर शीशा चकनाचूर कर दिया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरी तरफ एक तंग सी कचरा गली थी। मैं एक तरफ दौड़ने लगा। गली पार की तो आगे एक खुली जगह आ गई जहां रात के अंधेरे में एक क्वार्टर के बाहर बल्ब रोशन था। मैं छलांग लगाकर क्वार्टर की दीवार फांद कर दूसरी तरफ एक और अहाते में आ गया जहां मुझे रेलवे लाइन और सिग्नल की लाल सब्ज बत्तियां नजर आईं। मैंने अहाते को दौड़कर पार किया और रेलवे लाइन के साथ साथ जितनी तेजी से चल सकता था सामने की जानिब चलने लगा। मेरा जोगियाना लिबास मेरे रास्ते में बुरी तरह हायल हो रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं जिधर जा रहा हूँ कहाँ पहुंचूंगा। दाएं जानिब रेलवे गोदाम की ढलवान छतें नजर आ रही थी। सामने से एक इंजन शंट करता चला रहा था जिसके पीछे 2-3 डब्बे लगे हुए थे। इंजन की रफ्तार सुस्त थी। जो ही वो मेरे करीब से गुजरा मैं लपक कर एक डिब्बे में चढ़ गया। इंजन रेलवे यार्ड में जाकर एक माल गोदाम के पीछे जाकर रुक गया। यहाँ से शायद उसने लाइन तब्दील करनी थी। वो वापस उल्टा चलने लगा तो मैं दूसरी तरफ उतर गया जहाँ कांटेदार बाड़ लगी थी। उसके पीछे मद्रास की कोई आबादी थी जिसकी रोशनियां अंधेरे में चिलमिला रही थी। कांटेदार तारों में से इंतहाई एहतियात से गुजरकर मैं बस्ती की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगा। मुझे डर था कि अभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मैं स्टेशन से कुछ ऐसी उल्टी समत को दौड़ा था कि सिपाही शायद स्टेशन की शुमाली जानिब अभी मुझे तलाश करते फिर रहे थे। मद्रास और उसके कुर्बो जवार का इलाका मेरा देखा भाला था, लेकिन मुसीबत ये थी कि यहाँ भी मैं 2 एक संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अगरचे पुलिस के
पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के सारे सूबों की खुफिया पुलिस को मेरी तस्वीर और कारनामों से आगाह कर दिया गया होगा। साधुओं वाला फेस मेरी शक्ल और उंगलियों के निशान नहीं बदल सकता था। ये बड़ा कच्चा काम था। दिन निकलने पर अगर किसी जगह किसी पुलिस वाले या खुफिया वाले का आमना सामना हो जाता है तो वो मुझे पहचान सकता है। इन हालात में मैं कोई भी भेस बदल कर क्यों न फिरूं, मुझे यकीनन पहचान लिया जाएगा। मेरे लिए रूपोश होने का एक ही तरीका था कि मैं रामेश्वरम के मंदिरों का रुख करने की बजाय तमिलनाडु के जंगलों को अपना ठिकाना बनाकर कुछ अरसा वहां गुजारूं। जब हालात मामूल पर आ जाएं तो मैं अपने हेडक्वार्टर से राब्ता पैदा करके किसी नए रूप और नई शक्ल में दुश्मन के खिलाफ अपनी सरगर्मियों का आगाज करूं। इन्हीं ख्यालात में सरगर्दा मैं काफी दूर निकल गया, जहां एक जानिब दूर तक खेत फैले हुए थे और दूसरी जानिब अंधेरे में ऊंची जगह पर कारखानों की इमारतें थी। सड़क छोटी थी, उस पर अंधेरा था। यह सड़क आगे जाकर दो शाखों में बट गई। एक रास्ता कारखानों की तरफ जाता था और दूसरा खेतों की तरफ। कारखानों में रोशनियां हो रही थी, लगता था कि नाइट शिफ्ट चल रही है। सबसे पहले मैं अपने साधुओं वाले लिबास से निजात हासिल करना चाहता था। मुझे इस लिबास में मद्रास पुलिस ने देख लिया था। अब जरूरी हो गया था कि मैं अपना हुलिया तब्दील कर लूं। मैं सड़क से उतरकर खेतों और दरख्तों के पीछे पीछे होकर चलने लगा। मेरे पास सिवाय 200-300 रुपयों के और कुछ न था। जब चलते चलते मैं थक गया तो एक जगह बैठ गया। कुछ देर सुस्ताने के बाद मैंने फिर चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दूर मुझे किसी रेलवे स्टेशन के सिग्नल दिखाई देने लगे। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर यहाँ से मुझे आगे जाने वाली कोई गाड़ी मिल जाए तो मैं मद्रास से दूर हो जाऊंगा। मैं उसी जानिब चल दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जिस वक्त उस छोटे से स्टेशन पर पहुंचा, एक पैसेंजर ट्रेन वहां खड़ी थी। मैंने एक मद्रासी देहाती से पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। उसने मुझे हाथ जोड़कर बड़े एहतराम से बताया कि गाड़ी रमाकलम जा रही है। मैंने उससे भी मालूम कर लिया कि ये गाड़ी ब्रांच लाइन पर सफर कर रही है और मेन लाइन यानी मजरा वाली लाइन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं भी यही जानना चाहता था और सोच रहा था कि मैं मेन लाइन के शहरों को छोड़कर ब्रांच लाइन के इलाकों की तरफ निकल जाऊं। मैं ट्रेन में सवार हो गया और ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। सारी रात ट्रेन नीम पहाड़ी इलाके में सफर करती रही। सुबह हुई तो कांचीपुरम का स्टेशन आ गया। ये बड़ा अहम जंक्शन था और यहाँ से बेंगलोर और मैसूर की तरफ गाड़ियां जाती थी। जितनी देर ट्रेन जहाँ खड़ी रही, मैं ऊपर वाली बर्थ पर दीवार की तरफ मुंह करके पड़ा रहा। इंजन ने विसल दिया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। यहाँ से ट्रेन बेंगलोर जाने वाली लाइन से हटकर जनूबी हिंद के मरकजी घने जंगलों वाले इलाके धर्मपुर की तरफ हो गई। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं इन्हीं घने और दूर उफ्तादा जंगलों में निकलना चाहता था। धर्मपुरी का स्टेशन बेंगलोर और तिरुचिरापल्ली के अहम शहरों के दरमियान मेन लाइन पर वाक़ है, मगर मैं धर्मपुरी नहीं जा रहा था। शाम के वक्त मुझे मुसाफिरों की जबानी मालूम हुआ कि धर्मपुरी रात के 11 बजे आएगा। इसका मतलब था कि मेरा ट्रेन से उतरने का वक्त आ गया था। अभी दिन की रोशनी में रात गुजारने का कोई ठिकाना तलाश कर सकता था। मैं ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर पड़ा। यह एक बहुत ही छोटा स्टेशन था। मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा मुसाफिर न उतरा। रेलवे का एक काला कलोटा दुबला पतला मुलाजिम, पांव से नंगा, हाथ में सब्ज झंडी लिए स्टेशन की इकलौती कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। ट्रेन आगे चल दी तो वो झंडी लपेटता कोठरी की तरफ गया। फिर मेरी तरफ देख कर रुक गया। हाथ जोड़कर नमस्कार किया और तमिल में पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता। मैंने कहा मेरे गुरु ने मुझे शिवनाथम के पुराने मंदिर की यात्रा के लिए भेजा है। क्या तुम बता सकते हो कि ये मंदिर यहाँ से कितनी दूर होगा? वो गर्दन खुजाने लगा। महाराज, यहाँ से तो पटापली का सिर्फ एक ही गांव है। उस गांव में विष्णु जी का एक छोटा सा मंदिर है। शिवनाथम मंदिर तो यहाँ कोई नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा शायद दूसरे गांव में हो, मैं तलाश कर लूंगा। और मैं स्टेशन से निकलकर पट्टापल्ली जाने वाले कच्चे रास्ते पर हो लिया। अंधेरा लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। मैं गांव की तरफ नहीं जाना चाहता था ताकि यहाँ कोई मेरा गवाह न बन सके। स्टेशन पर जो आदमी मुझे मिला था वो नागुजीर था। मैं उससे बच नहीं सकता था। मैंने जानबूझकर उससे शिवनाथम के मंदिर का पूछा था। मुझे मालूम था कि ये मंदिर शुमाल मगरिब की तरफ कर्नाटक में मैसूर के करीब वाक़ है। जो अगर पुलिस मेरी तलाश में वहां आती भी है तो वो गलत रास्ते पर पड़ सकती थी, क्योंकि मैंने अपना रुख गांव के करीब से जुनूब मशरिक की तरफ फेर लिया था। मैंने गांव वाली कच्ची सड़क छोड़ दी थी और खेतों में से गुजर रहा था। फिर खेत भी खत्म हो गए और वीरान पथरीला इलाका शुरू हो गया जहां दरख्तों की बहुतात थी। मैं बहुत देर तक चलता रहा, हत्ता कि रात काफी गहरी हो गई। अब जरूरत थी कि मैं रात बसर करने के लिए कोई महफूज ठिकाना बना लूं। ऐसी कोई जगह जंगल में नजर ना आ रही थी। दरख्तों से निकलकर एक थोड़ी सी खुली जगह पर आया तो अंधेरे में छोटे से चबूतरे पर एक समाधि देखी जहां रात गुजारी जा सकती थी। समाधि की भुर्जी से टेक लगाकर मैं नींद दराज हो गया। मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। माचिस
पुलिस मेरे पास मौजूद थी। घास फूस इधर उधर से इकट्ठी करके वहां धूनी लगा दी। धुएं की वजह से मच्छरों से काफी निजात मिल गई। मैं चल चल कर थक गया था। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि इंसानी आवाजों से मेरी आंख खुल गई। मुझे अंधेरे में 3 इंसानी साए अपने परिबापते नजर आए। उनमें से एक कह रहा था कोई साधु जोगी है, सोया रहने दो। दूसरा कहने लगा यहाँ कैसे आ गया। तीसरे की आवाज आई जोगी लोग जंगलों में ही फिरा करते हैं, इसे छोड़ो और उस औरत को तलाश करो जिसका सर उतारने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे कान खड़े हो गए। ये लोग किसी औरत को कत्ल करने के इरादे से निकले थे। मुझे उनके हाथों में लंबे लंबे छुरे नजर आए। उन्होंने रात के अंधेरे में इधर उधर देखा और फिर जुनूबी दरख्तों वाले टीले की तरफ चल दिए। मेरी जान में जान आए। ये कमबख्त मुझे सोते में कत्ल कर सकते थे। जोगियाना भेस ने मेरी जान बचाई थी। मैं वहीं समाधि के पास लेटा रहा, मगर उसके बाद मुझे नींद न आई। बाकी रात मैंने जागकर गुजार दी। जब दिन का उजाला हुआ तो उठा और जुनूबी टीले से हटकर मशरिक की तरफ चलने लगा। आगे एक छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था, जहाँ मैंने मुंह हाथ धोया और फिर नाले के साथ साथ ही चलने लगा। खुशकिस्मती से एक जगह नारियल का पेड़ मिल गया। उसके नीचे 2-4 नारियल गिरे पड़े थे। उन्हें तोड़कर प्यास और भूख मिटाई। जहाँ दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी पर चलता रहा। बस्ती तो न आई, अलबत्ता जंगल ज्यादा घना हो गया था। एक झुग्गी दिखाई दी जो बाएं जानिब दरख्तों के दरमियान बनी हुई थी। मैंने झुग्गी की तरफ बढ़ा। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी छत दरख्तों की शाखें डालकर बनाई गई थी। उसका दरवाजा छापे की तरह था जो आधा खुला था। वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया तो मैं झोंपड़ी के अकब में आ गया। एक जानिब जरा फासले पर पुराने तालाब की मुंडेर नजर आ रही थी। तालाब खुश्क था। झांक कर देखा तो देखता ही रह गया। तालाब के पत्थरों में 3 आदमियों की लाशें पड़ी थी। उनकी हालत खराब हो रही थी और उनका रंग सब्ज और स्याह हो रहा था। तालाब के अंदर से बदबू उठ रही थी। साफ लग रहा था कि इन आदमियों को सांप ने काटा है। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो आधी रात को यहाँ किसी औरत को कत्ल करने आए थे। तालाब के पास खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैं जल्दी से पीछे हट गया और तेज तेज कदमों से झोंपड़ी के करीब से निकलकर दरख्तों की तरफ चलने लगा। ऐसा लगता था कि इन्हें सांपों ने काटा है और फिर किसी ने इन लाशों को घसीटकर इस तालाब में फेंक दिया है। मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके दूर निकलना चाहता था। दरख्तों का घनापन खत्म हुआ तो जरा खुली जगह आई। एक जगह से झरने की आवाज आ रही थी। गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा कि जहां नहा लेना चाहिए, नहाने से ताजा दम हो जाऊंगा। ये नदी दरख्तों के पीछे जरा नशेब में थी। मैं घास की मुंडेर पर से होकर नीचे उतरने ही लगा था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। नदी में एक औरत नहा रही थी। वो कमर तक पानी में थी, शायद नदी में बैठी हुई थी और सर नीचे किए बाल धो रही थी। मैं पीछे हट गया। सोचा ये औरत जब नहाकर वापस चली जाए तो मैं नहा लूं। नदी से हटकर मैं एक तनावर दरख्त के पीछे बैठकर इंतजार करने लगा। वहां बैठे व मुश्किल 5 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे सांप की फुनकार सुनाई थी। मैं जल्दी से उठकर दरख्त के पीछे हो गया और जिधर से फुनकार की आवाज आई थी उधर देखने लगा। एक काला सांप जमीन पर रेंगता चला रहा था। उसने अपना फन उठा रखा था। वो तेजी से फुनकारता हुआ नदी की तरफ चला गया। मैं डर गया कि अब औरत की खैर नहीं। मुझे उसे खबरदार कर देना चाहिए, लेकिन जाने क्यों मैं अपनी जगह से हिल न सका। शायद ये सांप की दहशत की वजह से था। सांप मुझे भी डस सकता था। मुझे यकीन था कि अभी नदी की तरफ से औरत की चीख की आवाज सुनाई देगी। मेरे कान चीख की आवाज पर लगे थे, मगर ऐसी कोई आवाज ना आई। मैंने यही नतीजा निकाला कि सांप दूसरी तरफ से नदी पार करके आगे जंगल में चला गया है। 5 मिनट गुजर गए। जंगल में गहरी खामोशी थी। किसी वक्त कोई परिंदा किसी दरख्त पर से बोलकर उड़ जाता तो इस खामोशी में हल्का सा तमव्वुज पैदा होता और फिर सन्नाटा छा जाता। जब 15-20 मिनट गुजर गए तो मैंने सोचा कि औरत तो जा चुकी होगी। मैं दरख्त के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलता घास की मुंडेर पर आ गया। झांक कर नशेब में देखा तो मेरा दिल उछल कर हलक के करीब आ गया। वही जामनी रंग वाली औरत नदी किनारे घास पर आलती पालती मारे बैठी थी। एक काला सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ था और वो उसे दूध पिला रही थी। मेरा जहन जगदम सीधा की तरफ चला गया। औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उसके गीले बाल जूड़े की तरह पीछे बंधे हुए थे। मेरा दिल अपने आप धड़कने लगा। क्या ये सीधा है? मगर उसका सांप तो मर गया था और वो भी शायद मर चुकी थी। नहीं, ये सीधा नहीं हो सकती। ये कोई और औरत है जिसने कोई सांप पाल रखा है। मैं वापस दरख्त के पास आकर बैठ गया। 10 मिनट मजीद गुजर गए। अब जब मैं दरख्त के पीछे से निकलकर नदी की तरफ बढ़ा तो मुझे एक दराज कद औरत इस हालत में दरख्तों में से निकलकर आती नजर आई कि काला सांप उससे लिपटा हुआ था। उसके जूड़े में सुर्ख फूल लगा हुआ था और वो सांप को प्यार करती एक आजाद नागिन की तरह जंगल में चली आ रही थी। मुझे देखते ही वो रुक गई। मैं भी वहीं ठिठक गया। अचानक वो दोनों बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पति देव रघु, मैं जानती थी तुम मुझे इस जन्म में जरूर मिलोगे। ये सीधा ही थी।
सिधा बाजू खोले बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ रही थी। सांप ने भी फुनकार कर फन उठा लिया था। मैं जल्दी से पीछे हट गया और चीख कर कहा, सिधा सांप को पीछे हटाओ। मुझे मालूम था कि ये उसका पहले वाला सांप नहीं है। वो सांप मुझे पहचानता था। मेरे जिस्म की बू से शनासा था, लेकिन वो मेरे सामने मर गया था। ये कोई नया सांप था जिसे सिधा पाल रही थी। उसने सांप को गर्दन से उतार कर परे फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ी। काला सांप तेजी से घास में रेंगता हुआ वापस आकर सिधा के जिस्म पर चढ़ गया।